जय हिंद दोस्तों। आज 2 जून 2022 है। दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुटअप कर रहा हूं और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कौन सा अधिनियम नहीं आता। एनजीटी के बारे में चूंकि आज मुझे चर्चा करना है, कुछ न्यूज़ दिया हुआ उससे संबंधित, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस और कर दूंगा। तो पहला एक्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और चौथा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आपको बताना है कि एनजीटी के दायरे में कौन सा कानून नहीं आता, यानी किस एक्ट के उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन नहीं लेने का काम करेगी। अब फर्स्ट पेज पे जो देखा जाए तो एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, महंगे कर्ज के मौसम की दस्तक। कर्ज अब महंगा होने वाला है, या बैंक से अगर आप जाइएगा कोई भी लोन लेने के लिए तो वो महंगा मिलेगा। इसके पीछे आपको देखना होगा कि इसके पीछे की जो कारण है वो कारण है महंगाई। वर्तमान में जिस देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पहले जो हमारा रेपो रेट था वो 4% था, 4% था। महंगाई बढ़ने के बाद आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट इसको बढ़ा दिया। तो अब हमारा जो रेपो रेट है वो है 4.40%। और ऐसा आरबीआई ने इंडिकेट किया है कि ये रेपो रेट और बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ाया जाएगा, यानी 4.90 या 5% के आसपास जो है रेपो रेट हो जाएगा। अब देखो रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई मान लीजिए, पीएनबी मान लीजिए, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो ये आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब चूंकि इसे महंगा लोन मिलेगा, तो महंगा लोन अगर इसे मिलेगा तो ये क्या करेगा, मार्केट में महंगा लोन देगा। आरबीआई से इसे महंगे दर पे लोन मिल रहा, तो ये क्या करेगा कि मार्केट में जो लोगों को देगा वो भी महंगा दर पे देगा। तो इसलिए महंगा लोन अब लोगों को मिलेगा। उसका रीज़न है कि आरबीआई के पास महंगाई को कंट्रोल करना, वर्तमान में महंगाई काफ़ी हाई चल रही है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। और निश्चित तौर पे आरबीआई ने बढ़ाया तो बैंक भी अपनी जो है रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी बढ़ा रही है। सब बेसिकली देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए कनेक्ट करके पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द आएगा, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर इनके स्टेटमेंट को देखा जाना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में भी ये चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि मुझे लगता है कि देश में अगर बात किया जाए, पूरे देश में, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से पहले पूरे देश में एक राय विचार विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का अपना इशू है। अपना इशू ये है कि अगर आप देखिएगा टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, तो TFR जो अगर आप देखेंगे तो TFR कहा जाता है 2.1 होना चाहिए, आइडल TFR है। 2.1 होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कि 10 महिलाएं हैं तो टोटल उनके 21 बच्चे होना चाहिए। एक रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि 10 महिला पे 21 बच्चे होनी चाहिए। ये आइडल कंडीशन होता है। इससे ना तो नीचे बहुत अच्छा होगा, ना ही ऊपर बहुत अच्छा होगा। अभी कल जो रिपोर्ट आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, सॉरी कल नहीं, कुछ दिन पहले आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां रिपोर्ट आया, इसमें यह बताया गया कि बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 3% है, TFR जो है 3 है। 3% नहीं, TFR बिहार में 3 है। देश स्तर पे TFR 2 है। इसी तरह से दक्षिण के राज्यों में जाइएगा तो वहाँ पे जनसंख्या TFR जो है काफ़ी कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी वहाँ पे कम है।
तो भारत में जो है हर एक राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। इसलिए अगर देश स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने तो एक व्यापक विचार विमर्श करके बनना चाहिए। दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता है तो उत्तर के राज्यों को जनसंख्या घटाने की आवश्यकता है, राइट। दक्षिण के राज्य देश के औसत जो है उस स्थिति से भी कम चल रहा है। बिहार में होगी जाति आधारित जनगणना, ये कहना बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का। अब जाति आधारित जनगणना के भी कई सारे पॉजिटिव पॉइंट है, कई सारे नेगेटिव पॉइंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1831 में, 1831 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और 1931 ईस्वी में अंतिम बार ये जो है जाति आधारित जनगणना करवाया गया था। अब देखिए 1931 में करवाया गया था, 1978 में मंडल आयोग बना था। 1978 में जो मंडल आयोग बना था वो बेसिकली 1931 के जनसंख्या को आधार बताते हुए ये कहा था कि देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% है। तो यानी आज भी हमारे पास कोई करेक्ट डाटा नहीं है, 1931 के डाटा के अनुसार ही कहीं न कहीं हम लोग चल रहे हैं। यद्यपि केंद्र सरकार ने 2011 में एक करवाया भी था इस तरह का जनगणना, जिसे कहा जाता है SECC, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहा जाता है। 2011 में केंद्र सरकार ने करवाया था, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए केंद्र सरकार इसे राज्यों के साथ शेयर नहीं करती है। आप सभी ने देखा होगा कि बिहार के जो है काफ़ी लोग या बिहार के कुछ डेलीगेट्स गए थे दिल्ली, वहाँ पे PM मोदी से मुलाकात किए थे और उन्होंने कहा था कि 2011 में जो आपने जनगणना करवाया है उस जनगणना हमको दे दीजिए डाटा। तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो करवाया था 2011 में केंद्र सरकार ने, वो उनका कहना कि ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए हम इसे आपको नहीं देंगे। तो फाइनली कल सर्वदलीय मीटिंग हुई है पटना में और जितने भी दल थे उस दल के नेताओं को बुलाया गया है और एक मत से ये निर्णय लिया गया है कि जाति आधारित जनगणना होगी, ताकि एग्जैक्ट नंबर पता चले कि जाति किस जाति के कितना लोग बिहार में, उस जाति के आधार पे कहीं न कहीं उसे विभिन्न सुविधा दे करके मुख्य धारा में लाया जाएगा। अच्छा, कुछ निगेटिव भी होगा। निगेटिव ये होगा कि जो जाति मान लीजिए ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुकी है, उसको ऑलरेडी लाभ मिल चुका है, समाज के मुख्य धारा में आ चुकी है, तो उनके लाभ को घटाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। इसका नेगेटिव ये होगा कि कहीं न कहीं देश में जातिगत राजनीति बढ़ेगी और ख़ास करके बिहार में जातिगत राजनीति बढ़ेगी, पहले भी होता था अब और बढ़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संदर्भों में इस न्यूज़ को देखे जाने की आवश्यकता है, यद्यपि यह काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। देखिए, हर घर दस्तक योजना की शुरुआत हुआ, हर घर दस्तक योजना 2.0 की शुरुआत हुआ। तो बेसिकली ये वृद्धाश्रम, स्कूल, कॉलेज, जेल आदि में इसकी शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत जो व्यक्ति सेकेंड डोज नहीं लगाए उसको कोशिश किया जाएगा कि सेकेंड डोज लगवाया जाए। 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उसको सतर्कता डोज दिया जाएगा और 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये सारा का सारा काम किया जाएगा हर घर दस्तक 2.0 योजना के तहत। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 2025 तक गंगा यमुना को स्वच्छ बनाएंगे, इनका टारगेट लिया था और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यमुना 2025 तक स्वच्छ हो जाए। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि यमुना को स्वच्छ करने का दिल्ली सरकार का टारगेट है 2025। ट्रिब्यूनल पे प्रभावी होंगे संवैधानिक अदालतों का आदेश। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो ट्रिब्यूनल है देश में जितने भी, उस ट्रिब्यूनल पे जो अदालत के संवैधानिक अदालत है यानी सर्वोच्च न्यायालय हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उनके जो है आदेश उस पर लागू होंगे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि एनजीटी ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विशाखापट्टनम स्थित ऋषिकोंडा पहाड़ी पे निर्माण कार्य चल रहा था, उस प्रतिबंध लगा दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को हटा दिया, यानी एनजीटी के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। तो यहाँ पे एक बार फिर से, चूंकि एनजीटी चर्चा में, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एनजीटी क्या होता है।
एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। यानी एक ऐसा अदालत जो सिर्फ ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी ग्रीन को लेकर के निर्णय देने का काम करती है, पर्यावरण को लेकर निर्णय देने का काम करती है। इस तरह के अदालत को स्थापित करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया था। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पे भारत है। राइट, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्पेशल कोड बनाने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। एनजीटी के पास जो कोई भी मुद्दा आता है, पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा आता है, तो 6 महीने के अंदर उसका निवारण करेगी एनजीटी, ये निश्चित किया गया। एनजीटी 7 ऐसे मैटर होते हैं, 7 कानून होते हैं जिस पे एनजीटी एक्शन लेने का काम करती हैं। पहला है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ये वही एक्ट है, देखिए ये जो एक्ट है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, इसी एक्ट के तहत सीपीसीबी की स्थापना हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान की स्थापना जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। चौथा है वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम यानी द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये 7 ऐसा एक्ट है जिसके उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन लेगा। अच्छा, एनजीटी के क्षेत्र से 2 इंपॉर्टेंट एक्ट को बाहर रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी इस दोनों एक्ट का उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन लेने का काम नहीं करेगी। राइट, तो ये सब बेसिक था एनजीटी के बारे में। इसको एक बार देख लीजिएगा। यूक्रेन जैसे खतरा भारत पे भी संभव, लिंडनर। देखिए ऑलरेडी ये जर्मनी के हैं और बेसिकली देखिए यूरोपीय यूनियन भारत को एक तरह से डराना चाहता है कि कल के डेट में चीन आप पे आक्रमण करेगा तो हम आपके साथ नहीं देंगे क्योंकि आप यूक्रेन के साथ नहीं हैं। अगर इसको टेक्निकल भाषा में देखिए आप, अगर हम लोग टेक्निकल भाषा में देखें, रूस यूक्रेन का कंपेयर कीजिए और भारत चीन का कंपेयर कीजिए। रूस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है और यूक्रेन जो है 21वें नंबर पे है। पहले नंबर पे विश्व में अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है। अच्छा, भारत को देखिए, भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली देश में, यानी सैन्य रूप से सबसे अधिक शक्तिशाली देश में भारत विश्व में 4थे नंबर पे है। ठीक है, और चीन जो है 3रे नंबर पे है। तो अब गैप देखिए कितना, रूस जहां दूसरा नंबर पे है विश्व में, 21वें नंबर पे है यूक्रेन, और चीन 3रे नंबर पे है, तो भारत भी 4थे नंबर पे, बहुत पीछे तो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। भारत के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, चीन के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई थी लद्दाख में, जो घटना हुई थी उसमें चीनी सैनिकों को किस तरह से हम पीछे हटने में मजबूर कर दिए, ये विश्व में ने देखा है। जिस तरह से चीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है हमारी बाउंड्री के पास, हम भी उसका निर्माण कर रहे हैं। तो चीन और भारत का कंपेयर उस रूप में करना जिस रूप में रूस और यूक्रेन का कंपेयर किया जाता है यूरोपीय देशों के द्वारा, ये कहीं भी उचित नहीं है।
दूसरी बात क्या है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे और चीन के इशू के बीच में कोई अन्य देश हस्तक्षेप करे, ऐसा भी हम नहीं चाहते हैं। भारत और चीन दोनों ही अपने मुद्दे को खुद सुलझाने में सक्षम है, दोनों ही सुलझा सकता है, विश्व के किसी थर्ड देश को इंटरवीन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यूरोपीय देश इस तरह से डराना बंद करें, भारत को जो है इस तरह से जो वो आग लगाने की कोशिश करता है वो गलत है अपने आप में। खुद तो वो तेल ले रहा है, खुद जितने भी सामान है वो रूस से परचेज कर रहा है। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की पटरी पे दौड़ रही है मिताली एक्सप्रेस, राइट। जलपाईगुड़ी से मिताली एक्सप्रेस खुली है जो बांग्लादेश जाएगी। देखिए कश्मीर में जो जो घटना हो रही है, जो टारगेट किलिंग हो रहा है, टारगेट किलिंग यानी जो हिंदू परिवार होते हैं, सिख परिवार होते हैं, उसको देख के आतंकवादी मारता है। तो ऐसे कंडीशन में अब सर्वोच्च न्यायालय ये मैटर जा रहा है और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की आवश्यकता है। और खास करके जो कश्मीर के जो शिद्दत पसंद या कश्मीर के जो मान लीजिए शांति प्रिय जो मुस्लिम है, उसको भी कहीं की सरकार के साथ काम करने की इस पर आवश्यकता है कि कुछ लोगों के कारण, कुछ आतंकवादी कारण, कुछ शरारती तत्व के कारण पूरा कश्मीर बदनाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। राजद्रोह कानून की विदाई ही भली। देखिए ये एक तो आर्टिकल पूरा पढ़िएगा आप लोग इसका, इस पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसका जो बेसिक पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा कर दूंगा आज आपके साथ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून पे तत्काल रोक लगाया, यानी कि जितना दिन के लिए रोक लगाया है उस समय तक राजद्रोह कानून पे कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। वर्ष 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था कि वो कानून जिसने गांधी जी को और तिलक को जेल भेज दिया था, उस औपनिवेशिक कानून को 75 साल बाद भी आप क्यों बनाए हुए हैं। आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 124A में राजद्रोह कानून का प्रोविजन है, ठीक है। राजद्रोह कानून होता क्या? राजद्रोह कानून बेसिकली भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार, यानी भारत में जो सरकार होती है उस सरकार पे मौखिक, लिखित या संकेत या दृश्य के आधार पे घेरना या अपमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास करना ही राजद्रोह कानून के तहत आता है या राजद्रोह के तहत आता है। यानी सरकार के खिलाफ आप लिखित, मौखिक, सांकेतिक घृणा या अवमानना या उत्तेजना करने का प्रयास नहीं करते हैं, या उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं करते हैं, या मौखिक आधार पर सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करते हैं, राइट। तो इसका देखिए इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि मौखिक आधार पर मान लीजिए कोई सरकार की कल बुराई कर रहा है, तो क्या वो राजद्रोह कानून के तहत आएगा या नहीं आएगा? तो इसका डिसीजन कौन लेगा कि राजद्रोह कानून के तहत है कि नहीं? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, सरकार की नीतियों की आप आलोचना कर सकते हैं, तो क्या वो राजद्रोह में आएगा या नहीं आएगा, इसकी जांच कौन करेगी, इसका तय कौन करेगा, इसका पैमाना कौन डिसाइड करेगा? तो ये सब पॉइंट काफ़ी चर्चा में था और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हो रहा था। तो इसलिए फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून पे अस्थायी रूप से रोक लगाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी वर्तमान में उस पर डिसाइड करेगी बेसिकली कि आखिर इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए या इसको कुछ प्रावधान के साथ इसको छूट दिया जाए। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है, विदेश जाने पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आप विदेश नहीं जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं अगर आप पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया तो। अब देखिए मैं कुछ पक्ष और विपक्ष में तर्क दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग अपना एक राय बनाइए। आपसे पूछा जाए कि राजद्रोह कानून सही है या गलत, तो उस पर आपको राय बनाना है। मेरा काम है कि मैं आपको कुछ पॉइंट दे दूंगा। पहला पॉइंट है कि आईपीसी की धारा 124A राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में सहायक है। यानी जो देश का विनाश करना चाहता है,
आतंकवादी है, अलगाववादी है, तो उससे निपटने के लिए हमें राजद्रोह कानून की आवश्यकता है। चुनी हुई सरकार को हिंसा के जरिए या अवैध तरीके से उखाड़ फेंकने का प्रयास करने से ये बचाती है। जो जनतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है, जहां हमने एक सरकार चुना है, वो स्टेबल सरकार है, उसको कोई भी अगर उखाड़ फेंकने का कोशिश करेगा तो उसे बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें इसकी आवश्यकता है। यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई सही है तो फिर सरकार की अवमानना के लिए भी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। यानी अगर न्यायपालिका के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए तो आपको न्यायिक अवमानना 1971 कानून आप पे लागू हो जाएगा, आपको दंड दिया जा सकता है, आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर सरकार के खिलाफ भी क्यों बोले, ये भी एक पक्ष दिया जाता है। विभिन्न राज्य में माओवादी घटना होती है, तो माओवादी घटना होती है, विभिन्न नक्सली घटना होती है, उन घटनाओं से निपटने के लिए भी हमें ये कानून की आवश्यकता है। तो ये सब पॉइंट है कि आप इसके पक्ष में तर्क दे सकते हैं क्यों आज इसकी प्रासंगिकता है, क्यों इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में भी कुछ पॉइंट है कि ये औपनिवेशिक विरासत की देन है। ये कानून अंग्रेजों ने हम पे राज करने के लिए कानून लाया था, अंग्रेजों ने हमें कुचलने के लिए कानून लाया था। तो जब अंग्रेज ही नहीं रहे तो ये कानून की प्रासंगिकता आज क्यों है, पहला तो ये है। दूसरा, एक जीवंत लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जो है इसका अधिकार होना चाहिए। हम किसी से असहमत हो सकते हैं, हम सरकार से असहमत हो सकते हैं, हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, इसका अधिकार होना चाहिए। इसे देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने और शासक बदलने का अधिकार इसका आधारभूत तत्व है। सरकार को बिल्कुल हम बदल सकते हैं, राइट। दूसरा है कि जो अंग्रेज राजद्रोह कानून लाया था वर्ष 2009 में ही अंग्रेज ने अपने देश में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया, तो फिर भारत में इसकी प्रासंगिकता क्यों है। तो ये सब कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं कि क्यों राजद्रोह कानून नहीं होना चाहिए। बाकी आप एक राय डेवलप कीजिए कि आपके नज़र से क्या ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ पॉइंट दिया हुआ देख सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से यूपीएससी का रिजल्ट आया, कई सारे लोग टॉप किए हैं, और काफ़ी जो अभी सुनिएगा किसी भी टॉपर का, कहीं ना कहीं सैद्धांतिक बातें वो लोग काफ़ी करते हैं कि हाँ मुझे प्रशासन में जाएंगे, पूरा देश बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट। लेकिन कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देखा गया है कि प्रशासन में आने के बाद कहीं ना कहीं वो शिथिल पड़ जाते हैं, या प्रशासन के आने के बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वगैरह में वो शामिल होते हैं। पूजा सिंघल का केस हमें याद है, वर्ष 2000 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास किया था और 21 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने यूपीएससी किया था। आज उनको देख सकते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन है, करोड़पति बनी हुई है। भ्रष्टाचार का किस तरह से उस पर आरोप लगा है, रांची का सबसे फेमस हॉस्पिटल का निर्माण उन्होंने किया। तो आखिर एक सिविल सर्वेंट कैसे करोड़पति बन सकती है। 21 साल में जो लड़की यूपीएससी निकाली थी, आज के समय में वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो यहीं पे एक कुछ लाइन यहाँ पे बताया गया है जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा है। मैंने लिखा है कि 2000 में, वर्ष 2002 में बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर के दिल्ली के विज्ञान भवन में एक मीटिंग हुई जिलाधिकारी और प्रधानमंत्री की। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो अटल जी ने कहा कि यदि जितने भी जिलाधिकारी थे सबको संबोधित करते हुए अटल जी ने कहा कि यदि अपनी काम आप सचमुच से ईमानदारी से करते हैं, सही में अपनी काम ईमानदारी से करते हैं, तो आज हमें इस सम्मेलन को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, राइट। दूसरा है कि आज भी कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा नौकरशाह को, तो प्रशासनिक जो सामंतवादी सोच है उनकी उपनिवेशवादी सोच है। यानी सामंतवाद या उपनिवेशवाद जो है, जो हमारी, देखिए ये सब जो लाया गया है, सिविल सर्विसेज वगैरह जो भी लाया गया था वो अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। और अंग्रेज कहीं ना कहीं जो लाया था मूलतः हम पे राज करने के लिए लाया था। ऐसा नहीं कि भारत के प्रशासन को सुधार करने के लिए लाया था, राइट। तो वो हम पे बेसिकली राज करने के लिए लाया था। तो वो सोच कहीं ना कहीं आज भी नौकरशाह के दिमाग में पनपती है। नौकरशाह खुद को लोक सेवक के जगह लोगों का रक्षक, लोगों का मालिक समझने का प्रयास करती है, या समझती है। इनफैक्ट जो नौकरशाह को लोगों का सेवक होना चाहिए, लोगों का मालिक समझती है। तो ये सब औपनिवेशिक मानसिकता आज भी कहीं ना कहीं नौकरशाह में पाया जाता है। अधिकारी वर्ग सेवक की जगह जिला का मालिक बनने का सोच रखता है।
निश्चित तौर पे ये सब खराब तंत्र हैं। अच्छा, ये सब जो है, ये सब अगर आप देखिएगा तो कई सारा आलोचना का पॉइंट आपको दिख जाएगा। नौकरशाही में कई सारे दिक्कत है, कई सारी समस्या है, लेकिन फिर भी नौकरशाही को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। नौकरशाही को फिर भी एक आवश्यक बुराई कहा जाता है, यानी वो बुराई है लेकिन फिर भी आवश्यक है, क्योंकि नौकरशाही का आज तक ऑल्टरनेट नहीं ढूंढा जा सका। आज लगभग 200-300 वर्ष हो चुका है, लेकिन नौकरशाही का एक ऑल्टरनेट आज तक विकसित नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस टॉपिक पे सोचिएगा कि क्या नौकरशाही का ऑल्टरनेट हो सकता है, क्या नौकरशाही में क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए। यद्यपि कई सारे कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशन दिया, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर सोचिए कि नौकरशाही में आखिर क्या क्या सुधार हो सकता है। मई में जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़, यद्यपि पिछले महीने से कम है। जहां तक मुझे जानकारी है या याद आ रहा है कि पिछले महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.67 लाख करोड़ के आसपास आया था, लेकिन फिर भी 1.41 लाख करोड़ भी अच्छी है। अब देखिए, जेम पोर्टल को अगर आप देखिएगा तो सहकारी, ये न्यूज है कि सहकारी समिति भी कर सकेगी जेम पोर्टल से किफायती खरीदारी। तो जितने भी देश में सहकारी समिति है वो भी जेम पोर्टल से खरीदारी कर सकेगी। जेम पोर्टल होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने बेसिकली इसकी शुरुआत किया था वर्ष 2016 में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पे सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है, और सरकारी अधिकारी द्वारा खरीद किए गए जैम गतिशील, स्वपोषित, प्रयोक्ता और अनुकूल पोर्टल है। देखिए, बेसिकली इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल ये है कि मान लेते हैं कि बिहार में एक सरकारी डिपार्टमेंट है, बिहार में शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग को 40 लैपटॉप चाहिए। 40 लैपटॉप के लिए वो ऑक्शन करेगा या उसका बिड निकालेगा, कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा, लंबा समय लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने एक पोर्टल बनाया था कि अगर आपको तत्कालिक रूप से कुछ खरीदारी करना है तो जेम पोर्टल पे जाइए, वहीं से डायरेक्टली खरीदारी कर लीजिए। वहीं पे मान लीजिए कुछ कंपनी रजिस्टर्ड होगा, जो 40 लैपटॉप का कॉस्ट बोलोगे कि 40 लैपटॉप का कॉस्ट जो रखा होगा, मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा होगा कि 4 लाख में हम आपको 40 लैपटॉप दे देंगे, किसी कंपनी ने कहा कि हम 5 लाख में आपको 40 लैपटॉप दे देंगे, किसी ने कहा कि हम 10 लाख में 40 लैपटॉप दे देंगे। तो सभी की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए जो गवर्नमेंट अधिकारी है या ऑथराइज अधिकारी है वो तुरंत निर्णय लेगा और वहीं से परचेज कर लेगा। इससे क्या होगा कि जो आपको पहले बिड निकालना पड़ता था, कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ता था, उस कॉन्ट्रैक्ट को निकालने से आप बच सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रशासन में तेजी आएगी, प्रशासन में क्रियान्वयन फास्ट होगा, तेज होगा। तो ये सारा का सारा काम हो सकता है। देखिए, इसमें एक पॉइंट आप लोग देखिएगा जाकर के कि बजट 2022-23 में जेम पोर्टल से कितनी खरीदारी करने का लक्ष्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। रूस से सस्ता क्रूड खरीदता रहेगा भारत। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तुर्की के दौरे पे हैं और वहां पे उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जो है हम ट्रेड करना चाहते हैं। एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है यहां पे, अगर आप देखिएगा यहां पे दिया होगा भू आर्थिक। पहले पाकिस्तान का जो संदर्भ यूज किया जाता था वो किया जाता था जियो पॉलिटिक्स। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करेंगे। जियो इकोनॉमिक्स, आखिर जियो पॉलिटिक्स क्या होता है और जियो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जियो मतलब होता है कि पृथ्वी, जियो मतलब होता है कि भूमि आपका। तो जब आपकी भूमि का प्रयोग पॉलिटिकल रूप से किया जाए तो उसे कहा गया जियो पॉलिटिक्स। मसलन जो अमेरिका था, वर्षों तक अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रयोग किया, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से रूस में वो पाकिस्तान के माध्यम से वो अफगानिस्तान में तालिबान को क्रिएट करके रूस को वहां से भगाना चाहता था। इसलिए वर्षों तक एक पॉलिटिकल क्षेत्र के रूप में पाकिस्तान को उन्होंने पॉलिटिक्स यूज किया अमेरिका ने, इसलिए इसको कहा गया जियो पॉलिटिक्स। और वर्तमान में ये जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। इसका मतलब
कि अब ये क्षेत्र को ये व्यापार के रूप में तब्दील करना चाहता है। व्यापार के रूप में कैसे तब्दील करेगा कि वो चीन को रास्ता दे देगा कि हिंद महासागर तक आने का, वो भारत को रास्ता दे सकता है कि आप अन्य देशों में या मध्य एशिया के देश में व्यापार कीजिए। तो इस तरह से पाकिस्तान का कहना है कि अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करेगा वो, राइट। देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये न्यूज़ है, अमेरिका के खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिका के जो वहाँ के लोग थे जो राष्ट्रपति के बहुत क्लोज थे, उन्होंने चेतावनी देते हुए बाइडेन प्रशासन को कहा कि आप ऐसा हथियार यूक्रेन को न दीजिए जो हथियार देने के बाद यूक्रेन रूस पे हमला कर दे। अगर यूक्रेन ने रूस पे हमला कर दिया या रूस के किसी सिटी में बम गिर गया, आप समझ लीजिए कि अमेरिका और रूस का डायरेक्ट वार छिड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए बाइडेन ने भी कहा कि ऐसे हथियार हम नहीं देंगे जो यूक्रेन रूस पे हमला करे, हम वो हथियार देंगे जिससे यूक्रेन रूस का मुकाबला करे, राइट। दोनों में अंतर है। तो इसलिए अमेरिका जो है प्रत्यक्ष रूप से रूस से नहीं भिड़ना चाहता। अमेरिका की ये पॉलिसी भी रही है, अगर आप देखिएगा कि वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं करता, वो दो देशों को भिड़ा देता। तो ये अपने आप में पॉलिसी अमेरिका की पहले से भी रही है। जैविक हथियार के दुरुपयोग के खतरे पे भारत ने किया सतर्क। कोरोना एक जैविक हथियार के रूप में इसे देख सकते हैं। एक संधि हुआ था, उस संधि के माध्यम से विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने जैविक हथियार को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन अब पता चलता है कि कुछ देश वर्तमान में जैविक हथियार फिर से बनाना शुरू कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। आप सोच के देखिए, एक कोरोना जो है पूरे विश्व के लिए इतना खतरनाक हुआ और इस तरह के कितने जैविक हथियार होंगे विश्व में। देखिए ये दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 20वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ा दिया गया, चेक एंड बैलेंस की जो नीति थी उसको कम किया गया और राष्ट्रपति को संसद से अधिक पावर दे दिया गया। इसी को 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीलंका में रिवर्स किया जाएगा। फिर से संसद को अधिक पावर दिया जाएगा, चेक एंड बैलेंस को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। दूसरा यह है कि जहाँ पे भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति वगैरह जाते हैं उस लोकेशन को आप लोग देख लीजिए। गैबोन के लोकेशन को जाकर के देख लीजिएगा, अफ्रीकन देश है, उसकी राजधानी कहाँ है, उसके आसपास के क्षेत्र में क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। एशिया कप हॉकी में जो है भारत ने जापान को हरा करके कांस्य पदक जीत लिया। देखिए ये जो विश्व चैंपियन मुक्केबाज हैं निकहत जरीन, तो निकहत जरीन जो है पीएम मोदी से मुलाकात किए हैं, तेलंगाना के बेसिकली। तो नई विश्व मुक्केबाज महिला मुक्केबाज हैं ये, विश्व चैंपियन। अगेन ईवी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दिया हुआ, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। लौटते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ऑलरेडी इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ये जो है एनजीटी बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन में एक्शन नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।